हेलो, नमस्कार। आज हम रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रसिद्ध प्रतिनिधि कवि, कठिन काव्य के प्रेत और अलंकारवादी आचार्य केशवदास जी के काव्य के विषय में बात करेंगे। जो इनकी कविता है कवि प्रिया ग्रंथ है, इनका लक्षण ग्रंथ है। इसमें अलंकारों और कविता के गुण दोषों का विवेचन किया है। इसके साथ ही कवि प्रिया का जो यह ग्रंथ है वह 1658 का प्रकाशित ग्रंथ है। इस ग्रंथ में काव्य शास्त्रीय संबंधी महत्वपूर्ण सिद्धांतों का विवेचन किया गया है। इसमें अलंकारों की विस्तृत व्याख्या की गई है। इसकी रचना काव्य मीमांसा, काव्य कल्पलता वृत्ति और अलंकार शेखर संस्कृत के काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की पद्धति पर की गई है। केशव ने अपने आश्रयदाता राजा इंद्रजीत की प्रेम पात्री और शिष्या प्रवीण राय को काव्य शिक्षा देने हेतु इसकी रचना की है। तो आइए जानते हैं इस जो कवि प्रिया है इसमें जो पद आपके पाठ्यपुस्तक में दिए हैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत, उनके बारे में। तो पहला पद हम लेते हैं। इसमें पहला पद है, समझे बाला बाल कहूँ वर्णन पंथ अगाध, कवि प्रिया केशव करी क्षमियो कवि अपराध। तो इसमें जो बाला शब्द है वह स्त्री के लिए प्रयुक्त हुआ है, और बाल कहूँ अर्थात बालक भी, और क्षमियो छवि। तो जो इसके संदर्भ के बारे में अगर यदि हम बात करते हैं तो यह पद हिंदी साहित्य के रीतिकाल की रीतिबद्ध कवि केशवदास जी द्वारा रचित कवि प्रिया के तीसरा प्रभाव, जो जिसका शीर्षक है प्रिया प्रकाश, उससे लिया गया है। तो हम चलते हैं इसके प्रसंग की ओर। इसमें इस पद के द्वारा केशवदास क्षमा मांगते हुए इस पद को लिखने की आज्ञा मांग रहे हैं। शुरू करते हैं। समुझे बाला बाल कहूँ वर्णन पंथ अगाध, कवि प्रिया केशव करी क्षमियो कवि अपराध। अर्थात केशव ने यह कवि प्रिया नामक ग्रंथ इसलिए बनाया कि स्त्रियां और बालक भी कविता की अगाध रीति समझे, सो यह एक प्रकार का अपराध है। अतः कवियों से निवेदन है कि आप लोग मेरे इस अपराध को क्षमा करें। यदि दूसरे अर्थ में देखा जाए तो इसी में केशव कहते हैं कि बच्चों और स्त्रियों को समझने के लिए यह जो काव्य मार्ग है वह काव्य लेखन का मार्ग अगाध है। इसी का वर्णन करने जा रहा हूं। इसका मार्ग बहुत कठिन है, मुझे क्षमा करना। यदि मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मैं इसके लिए आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी हूँ। केशवदास जी कहते हैं कि मैंने इस कवि प्रिया पुस्तक को इसलिए लिखा है कि जिससे कविता के अगाध रहस्य को स्त्री तथा बालक भी समझ सकें। अंततः कविगण मेरा अपराध क्षमा करें। तात्पर्य है कि केशवदास ने कवि प्रिया के तीसरे प्रभाव के प्रारंभ में ही क्षमा याचना की है। उन्होंने कहा है कि उनका कवि प्रिया ग्रंथ इतना शुभम और आसान है जिसे साधारण शिक्षा संस्कार करने वाले बालक भी आसानी से समझ सकते हैं। इसीलिए केशव कवियों से अपने अपराध की क्षमा मांगते हैं। इसमें जो विशेष बात है वह है, जो बात केवल धुरंधर कवियों के समझने की वस्तु है उसे इतनी सरल कर देना कि उसे स्त्रियां और बालक भी समझ सकें, वास्तव में अपराध है। इसके लिए केशवदास जी कवियों से क्षमा मांग रहे हैं। चलते हैं अगले पद की ओर। अलंकार कवितान के सुनी सुनी विविध विचार, कवि प्रिया केशव करी कविता को सिंगार। तो इसमें यह पद
इसका भी संदर्भ वही है कि केशव दास जी द्वारा कवि रचित कवि प्रिया के तीसरा प्रभाव अर्थात प्रिया प्रकाश से लिया गया है। और प्रसंग इस पद के द्वारा केशव दास जी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्होंने किस प्रकार इस कवि प्रिया की रचना में अलंकारों का प्रयोग किया है। तो चलते हैं। अलंकार कवितान के सुनी सुनी विविध विचार, कवि प्रिया केशव करी कविता को सिंगार। कविता में अलंकार के अलग अलग विचारों को सुनकर केशव दास ने कवि प्रिया नामक ग्रंथ लिखा, जिसका श्रृंगार अलंकारों से किया गया, अर्थात उस काव्य को अलंकार ग्रंथ के रूप में लिखा गया। अर्थात कविता के अलंकारवादी विविध गुणों को विचार पूर्वक सुनने और समझने के बाद केशव ने कविता की शोभा इस कवि प्रिया को लिखा है। अब चलते हैं हम अगले पद की ओर। चरण धरत चिंता करत, नींद न भावत सोर, सुवर्ण को शोधत फिरत, कवि विचारी चोर। इसमें चरण अर्थात पांव, सुवर्ण सुंदर वर्ण, सुंदर रंग वाली नायिका, और शोधत अर्थात फिरत। इसमें चरण का एक अर्थ पांव और दूसरा अर्थ छंद का एक पद, इसको चरण कहा जाता है। तो यह भी भावार्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो चलते हैं, देखते हैं। इसका भी संदर्भ वही है कि रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि केशव दास द्वारा रचित कवि प्रिया के प्रिया प्रकाश शीर्षक से लिया गया है। और इसमें इस पद प्रसंग है कि इस पद के माध्यम से कवि ने 3 अर्थ किए हैं। ये 3 अर्थ 3 लोगों, कवि, व्यभिचारी और चोर के संदर्भ में है। इस पद के माध्यम से जो कवि कह रहे हैं, इस दोहे में 3 जनों, कवि, व्यभिचारी और चोर के पक्ष में यह दोहा फिट होता है, लगेगा। तो प्रथम जो है कवि पक्ष के अंतर्गत हम देखते हैं कि कवि छंद के एक एक चरण गढ़ते समय खूब चिंतन करता है और नींद तथा शोर अच्छे नहीं लगते, और शुभ वर्ण को ढूंढता रहता है। शुभ वर्ण अर्थात श्रुति मधुर वर्ण, जो हमें सुनने में अच्छा लगता है। रस के अनुकूल वर्ण अर्थात कवि कविता के प्रत्येक चरण को लिखते समय बहुत चिंतन करता है, उसे नींद और शोर नहीं सुहाता। कवि केवल सुवर्ण अर्थात रस के अनुकूल वर्ण को ही ढूंढता रहता है। अब हम चलते हैं अगले पक्ष व्यभिचारी पक्ष की ओर। व्यभिचारी जन खूब सोच समझकर चाल चलता है। अन्य जन सोते रहें और शोर ना हो, ऐसी स्थिति उसे भाती है, अर्थात उसके कार्य के अनुकूल पड़ती है, और सुंदर रंग वाली चंपक वर्णी सुवर्ण नायिका को खोजता रहता है। तात्पर्य यह है कि व्यभिचारी बहुत सोच विचार कर काम करता है। अन्य लोग सोते रहें, शोर ना करें, ऐसी स्थिति उसे अपने अनुकूल लगती है, और वह सुंदर रंग वाली नायिका को खोजता रहता है। तीसरा चोर पक्ष है, के भाव में देखते हैं। खूब सोच समझकर पैर रखता है चोर, दबे पांव चलता है जिससे कोई पैर की आहट ना सुन सके। उसे अन्य जनों की नींद और निद्रा भाती है, पर शोरगुल नहीं भाता, और सुवर्ण यानी सोना और धन ही खोजा करता है। अर्थात चोर को भी लोगों का सोते रहना पसंद है, कुछ भी शोर पसंद नहीं आता। वह सुवर्ण अर्थात सोना ही खोजता रहता है। इन तीनों पदों में अर्थात काव्य में छंद बहुत सुंदर हैं और सुंदर श्लेष अलंकारों का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार ये पद कवि प्रिया में वर्णित प्रिय प्रकाश शीर्षक से लिए गए हैं, और बहुत ही सुंदर
और वास्तव में समझने में आसान हैं। तो इनका हम अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।